किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल में आज आपके सामने फिर एक बार मैं अधिकांश नेचुरल फार्मिंग की और जीवामृत की बात आप लोगों के साथ करता हूं। और बात करते समय चूँकि सैकड़ों वीडियो मैंने इस पर बनाया है, फिर भी किसान कहता है साहब हमें ये बात समझ में नहीं आई, हमको ये बता दीजिए कितना पानी मिलाना है, कितना भोजन डालना है, कब प्रयोग करना है। बहुत सारे विषय हैं। आज मैं आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती अगर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जीवामृत की उपयोगिता क्या है और जीवामृत में कितने प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ, ये मैंने लिखा है कि जीवामृत क्या है। ये जीवामृत जो ज़मीन में मेरी जो सॉइल है, सॉइल में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रोब्स का कल्चर है। कितने प्रकार के माइक्रोब्स होने चाहिए आज तक किसी को पता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, जब मैं MSc कर रहा था तो हमको केवल राइजोबियम मतलब माइक्रो सूक्ष्म जीवाणुओं के विषय में मैं केवल राइजोबियम को जानता था। राइजोबियम ही पढ़ाया जाता था और देश दुनिया में जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के लोग थे सारे के सारे लोग केवल राइजोबियम ही जानते थे। 94 में एजेटोबैक्टर और PSB नए आए, 3 हो गए। उसके बाद फिर खोज होती गई, आज की तारीख में ये 20-25 की संख्या में हो गए हैं जिनके नाम लिए जाते हैं। ट्राइकोडर्मा है, एजेटोबैक्टर है, बिवेरिया है, माइकोराइजा है, सूडोमोनास है, एसिटोबैक्टर है। बट ये विज्ञान अभी भी अधूरा है मित्र। मैंने जब लिखा है नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती का मतलब हो जो नेचर का पूरा समग्र विज्ञान है वो समझना। तो ये जीवामृत, जब मैं कहता हूँ जीवामृत क्या है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं का एक बिग कंसोर्सिया है जिसमें किसी को नहीं पता। हालांकि जो मार्केट में बिक रहे हैं उसमें तो लोगों को पता है कि इसमें 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं। नाना प्रकार के बोतलों में भर के लोग बेच रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा आपसे वसूल रहे हैं। उसके रिजल्ट कैसे हैं ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। किसान देश का इतना सज्जन है कि अगर कोई चीज़ डालता है 1200 रुपये की ला करके और कोई पूछता है कि कैसा रिजल्ट आया, इतना सज्जन है कि उसने हाफ फील्ड ट्रायल तो किया नहीं, कहीं से कुछ लाया डाला और इस साल भगवान की दया से क्लाइमेट अच्छा रहा, क्रॉप अच्छी हो गई, तो वो सोचता है कि इसका रिजल्ट मिला। कभी भी किसान भाइयों आपसे हमेशा मैं कहता हूं कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को अगर यूज करना हो, 2 एकड़ ज़मीन हो तो 1 एकड़ में यूज करना, फिर बारीकी से देखना कि क्या खोया क्या पाया। चलिए, तो जीवामृत एक बिग कंसोर्सिया है, बहुत बड़ा कंसोर्सिया। कंसोर्सिया का मतलब एक समूह, बहुत सारे जीवाणुओं का एक ग्रुप। कितने जीवाणुओं का हमें नहीं पता। मैं पिछले 17 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं जो जीवामृत लोगों को देता हूँ उसमें कितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। और जब तक ये सब पता चलेगा 100 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे। मैं एक वैसे बता दूं, नेचर को कम्प्लीटली कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ नेचर को समझने का मैं प्रयास करता हूँ। और जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं समझ जाता हूँ, और फार्मर्स फील्ड पर जो चीज़ बिल्कुल सत्य साबित हो जाती, बस उतनी बात मैं करता हूँ। मैं हवा में तीर बिल्कुल नहीं मारता हूँ। जितना मेरा अनुभव है, जो मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, बस उतनी बात करता हूँ। तो हम जो बनाते हैं वो जंगल की मिट्टी से लाके मैंने तैयार किया। देश के 46 जंगल, पहले मैं 43 जंगलों से लाया था, अभी पिछले 2 साल पहले मैं 3 जंगलों से और लाया मिट्टी। उनका एक कंसोर्सिया है
अब वो मैं किसानों को देता हूँ, और कई किसान जो दूर हैं कहते हैं साहब मैं तो बहुत दूर हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो उनसे कहता हूँ आप अपने आस पड़ोस के जंगल में चले जाइए और वहाँ से रिच एरिया का जो जंगल हो, जंगल का मतलब फिर वहाँ पर मतलब शॉर्टकट नहीं चलना, जंगल जाना है, जंगल। क्योंकि आपको ऐसे समझना है कि मैं जंगल से आज जो मिट्टी ला रहा हूँ और मिट्टी में जो जीवाणु हैं, आज के 50 साल पहले वो सारे जीवाणु आपके खेत में थे। क्योंकि ये नया विषय आया है, और नया विषय कैसे आया है कि इनको हम लोगों ने मारा है। टेक्नोलॉजी के नाम पर जब मैं दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए कोई बहुत अच्छा, बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड ज़मीन में इनाकुलेट करता हूँ भूमि शोधन के नाम पर, तो मित्र आप समझना जब आप कोई इंसेक्टिसाइड ज़मीन में दीमक को मारने के लिए डालते हैं तो केंचुआ भी मरेगा। यानी निमेटोड्स को डालने के लिए जब आप कोई पदार्थ डालेंगे तो वो सारे चीज़ें मर जाएंगी सॉइल की, क्योंकि सॉइल में फ्यूमिगेशन हो गया ना, सॉइल जहरीली हो गई ना, तो उसने सबको मार दिया। मिट्टी में रहने वाली जितनी भी माया थी पेस्टिसाइड डाल करके हमने सबको नष्ट कर दिया। तो आज जब प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है कि साहब प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती जैसी बात होती तो वो एक शब्द आ जाता है जीवामृत। अब इसी जीवामृत को कुछ लोगों ने कहा कि ये गाय के गोबर और गौमूत्र से बनता है। मित्र एक साइंस बता दूं आपको, हालांकि मेरी ये बात बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, ऊंट का गोबर, हाथी का गोबर, आदमी का मल, ये जब पाचन संस्थान है मेरा, जब मैं रोटी दाल खाता हूँ, इसको पचाने में बहुत सारे माइक्रोब्स का रोल होता है। फिर मैं फ्रेश होने गया और जो मल विसर्जित किया तो उसमें जब उसको कोई टेस्ट करेगा तो उसमें माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार गाय के गोबर में माइक्रोब्स में देखे गए और लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, गाय का पेशाब डालिए, गाय का गोबर डालिए और थोड़ा सा बेसन डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और ये जीवामृत बन जाएगा। हमारे साथ जो देश के लोग जुड़े हैं वो सब ये गाय का गोबर, गाय का पेशाब डाल करके जीवामृत बना करके खेतों में प्रयोग करके थक गए, हार गए, प्रोडक्शन गिर गया, तब वो मेरे साथ आए। ये जो स्टोमक में, किसी भी जीव के स्टोमक में जो माइक्रोब्स हैं जो भोजन को पचाने की क्रिया में सहायक हैं, जब वो बाहर गोबर आता है, मल आता है, तो फिर उसका यह इस धरती पर कोई रोल नहीं है। उसका उदाहरण भी देता हूँ। भैंस का गोबर, गाय का गोबर जो किसान इकट्ठा करता रहता है, 6 महीने तक इकट्ठा किया और फिर उसको देखता है कि वो कहीं डिकम्पोज नहीं हुआ। अगर डिकम्पोजिशन वाले माइक्रोब्स वहाँ होते तो वो गोबर डिकम्पोज हो गया होता, नहीं होता। लेकिन तो फिर इसमें मैं गाय का गोबर और गाय का पेशाब क्यों डालता हूँ? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मेरी ज़मीन में, इस मिट्टी में जो जीवाणु थे और पेस्टिसाइड डालने की वजह से मर गए, वो अब हमको इनाकुलेट करने क्यों है इनाकुलेट? हमने लिखा है जीवामृत क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके खेत में कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा तो है। कार्बन की मात्रा जीरो तो हुई नहीं। मान लो आज की तारीख में मिट्टी की जांच कराते तो ये कहते हैं 0.3% है। 0.3% का मतलब हुआ 1 हेक्टेयर सॉइल में 60 कुंटल कार्बन है। अब ये 60 कुंटल कार्बन होने के बावजूद भी इससे बहुत कुछ निकल नहीं रहा, क्योंकि CN रेशियो 10:0.3% हो गई। माने हैं, समथिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक ऐसी चीज़ है कि हम पेस्टिसाइड डाल भी देंगे तो अगले नेक्स्ट जब रेनी सीजन आएगा तो समथिंग कुछ फार्म हो जाएंगे। इसलिए बैरल तो नहीं है सॉइल में। मैं ये कहूँ कि एकदम से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सब कुछ जिस दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर इस दुनिया में इंसान नहीं बचेगा।
इसलिए सब तो डिस्ट्रॉय हम कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ चीज़ें बच जाती, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं है जितनी चीज़ें होनी चाहिए। तब विषय आता है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो फिर मैंने बोला कोई नहीं जानता क्या होना चाहिए। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था, मेरा अपना हाइपोथेटिकल एक विचार था कि मैं जंगल जा कर के जंगल से मिट्टी ला करके उनका प्रोपोगेशन करूं। तो मैंने तो अपने फार्म पर ये जंगल की मिट्टी का जीवामृत बनाया। अब प्रश्न मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे यहाँ से लोग ले जाएं, क्योंकि मेरे यहाँ से मैं पूरे देश के किसानों को ना तो दे सकता हूँ, ना पूरे देश के किसान यहाँ आ सकते हैं। जिनको जिनको जंगल आसपास 100, 200, 300, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वो लोग जंगल जाएं। और जंगल में कहाँ जाएंगे? जंगल के देखिए, जंगल तो जंगल होता है। जंगल में दो प्रकार की सिचुएशन है। बरसात में जब पानी बरसता है तो कहीं से बायोमास बह करके चला जाता है। जो स्थान बायोमास नहीं है जहाँ पर, वहाँ से मिट्टी नहीं लानी। हालांकि वहाँ से भी लाओगे तो वहाँ भी माइक्रोब्स होंगे, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होंगे। लेकिन बायोमास जिन पेड़ों के नीचे लोलैंड एरिया में वो पूरा का पूरा फल, तना, पत्ती सब इकट्ठा हो जाता है, उस प्लेस में से बायोमास हटाना है। वहाँ नीचे की भुरभुरी मिट्टी लेनी है, गड्ढा फावड़े से नहीं खोदना। ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो आप ले लीजिए और वो लाइए, इस ड्रम में डालिए, पानी भरिए, चीनी या गुड़ डालिए, डंडे से डेली एक बार हिलाइए और ये बन जाता है। एक प्रश्न बहुत तगड़ा है यहाँ पर। कई लोग कहते हैं साहब ये कितने दिन में बनेगा? जब कोई किसान कहता है कितने दिन में बनेगा, तो मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ, आपके पास ज़मीन कितनी है? पहले ये तय करना है मुझे कितना एकड़ ज़मीन है, क्योंकि उसी हिसाब से बनाएंगे ना। दूसरा, जिस समय आपके जेहन में प्रश्न आया जीवामृत बनाने का, तो नेक्स्ट क्रॉप, अब जो क्रॉप बोने जा रहा है उसमें समय कितना है? समय कितना है? दो फैक्टर है। जमीन मान लो 5 एकड़ है और जीवामृत बनाने का समय अब मेरे पास केवल 30 दिन है। मतलब 30 दिन के बाद मैं अगली क्रॉप बोना है। अब मैं वीडियो में बताता हूँ अक्सर कि 5 किलो जीवामृत हमसे ले जाइए या 5 किलो जंगल की मिट्टी लाइए, एक ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो चीनी डालिए, डेली हिलाएंगे तो 50-55 दिन में बन जाएगा। कई किसान, अब जब एक किसान ने, मान लो राजस्थान का किसान है, मेरा वीडियो सुना, उसने कहा अब तो मुझे 30 ही दिन बचे हैं, अब तो बन ही नहीं पाएगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरी बातों के साथ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। विनोद कुमार सचान क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि जब 5 किलो मिट्टी लाएंगे, इसमें 5 किलो मिट्टी डालेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे, 28 किलो गुड़ या चीनी डालेंगे, तो 50-55 दिन में बनेगा। लेकिन अब आपके पास 30 दिन का समय है और बनाना कितना है? 100 लीटर। क्योंकि ये जीवामृत जब भी बनाएंगे तो हमें 1 एकड़ ज़मीन के लिए 20 लीटर बनाना है। 5 एकड़ ज़मीन है तो यहाँ मुझे 100 लीटर बनाना है, और 100 लीटर में क्या मानो आपको 110 लीटर बनाना है, क्योंकि आप हर रोज़ जंगल नहीं जाएंगे। एक बार जंगल गए, मिट्टी ले आए, बन गया, फिर वही जीवामृत का कंसोर्सिया आपने रख लिया अगली क्रॉप के लिए। तो मित्र, आपको चूंकि 5 एकड़ ज़मीन है, 30 दिन में बनाना है। विनोद कुमार सचान कहते हैं 5 किलो मिट्टी लाएंगे, 200 लीटर बनाएंगे, 28 किलो चीनी डालेंगे तो 50 दिन में बनेगा। अब आपको गुणा क्या करना है यहाँ पर देखना। अब आपको ये 30 दिन में बनाना है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि मिट्टी की मात्रा हमको 10 किलो कर देनी है। 5 किलो हटा दीजिए, मान लो किसी को 200 लीटर बनाना है, 200 लीटर बनाना है, 30 दिन में बनाना है, तो मिट्टी की मात्रा 10 किलो कर देगा। अब यहाँ पर 5 एकड़ बना, 5 एकड़ के लिए बनाना तो पानी यहाँ पर हमको 100 लीटर रखना था, तो 5 किलो मिट्टी सफिशियंट थी। चीनी यहाँ पर मैंने 28 किलो 200 लीटर पानी के लिए लिखी है, तो जब तुमको 100 लीटर बनाना है तो चीनी की मात्रा यहाँ
14 किलो आ गई। किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है सिर्फ, तो उसको 100 लीटर नहीं बनाना, फिर उसको 50 लीटर बनाना है। मिट्टी की मात्रा वो वही रखेगा, चीनी की मात्रा या गुड़ की मात्रा वो 7 किलो कर देगा, तब भी इसका 25-30 दिन में 28 दिन में बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और विषय आता है कि क्या सब 5 किलो मिट्टी से 50 दिन में बन जाएगा, 30 दिन में बन जाएगा? फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखो दिमाग लगाना, जहाँ से आप मिट्टी लाए हो, जीवामृत कितना जल्दी बनेगा इस बात पर डिपेंड है कि इस सॉइल में माइक्रोब्स की संख्या कितनी है। ये बहुत रिच हो सकती है, बहुत अधिक प्यारी मिट्टी हो सकती है, थोड़ी मिडिल हो सकती है, थोड़ी वीक हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, 1 ग्राम मिट्टी में करीब करीब 2-2.5 करोड़ माइक्रोब्स होने चाहिए। अब अगर 2-2.5 करोड़ हैं तो जल्दी बनेगा, करोड़ हैं तो थोड़ा टाइम लेगा, लाखों में है तो थोड़ा और टाइम लेगा। ये सूत्र ये कोई पक्का नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी के इस विधा में कोई एथेंटिक बिल्कुल चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये तय है कि आप इसको बनाने का प्रयास करें। बनने का जो स्टाइल, अभी एक किसान का फ़ोन आया, बनाया बेचारे ने, मिलिट्री का जवान है, यहाँ नहीं आया, वो दिल्ली से कहीं, दिल्ली के एनसीआर एरिया में जंगल से मिट्टी लाया, अभी उसने वीडियो भेजा। वो कह रहा सचान साहब देखो बन गया, लेकिन वो जो आप बताते हो कि स्मेल उतनी तीक्ष्ण की स्मेल में पानी में हाथ डुबो दें जीवामृत के और साबुन से हाथ 3 बार धुलें स्मेल ना जाए, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो मिट्टी लाया था उस मिट्टी में, मैंने अभी एक चीज़ और बोली कि मिट्टी में कितने प्रकार की स्पीसीज माइक्रोब्स की होनी चाहिए, वो एनसीआर में तो मिली नहीं, इसलिए जंगल ही जाना है। तो जितने प्रकार की स्पीसीज होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो वो जो मैंने एक मानक बताया कि ये पानी में डालेंगे, जीवामृत पे हाथ डालेंगे, 3 बार साबुन से धुलेंगे, सूंघेंगे तो भी स्मेल बनी रहेगी। कई बार किसान कहता है कि साहब वो स्मेल हमको नहीं आ रही, तो नहीं आएगी। अब मैं दूर बैठा हूँ, कैसे कहूँ कि आपकी मिट्टी खराब है, तो क्या करें, वो झांसी आ जाए? नहीं। अगर आप, मैं बोलता हूँ कि जंगल का परिवेश जैसा होना चाहिए, अपने मन की आँखों से देखो कि यस ये प्लेस जंगल जैसा ही है, यहाँ कोई खुराफात नहीं किया गया है। जंगल का मतलब जंगल जाना भी नहीं है कि आप जंगल खोजते रहो, जंगल आपके घर से जो 500 किलोमीटर दूर है। जंगल का मतलब कई बार हमारा नहर के किनारे, सड़कों के किनारे, मरघट में, आपके गांव के 2-4 किलोमीटर दाएं बाएं कुछ ना कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ ये माइक्रोब्स मिल जाएंगे। एक यही आर्ट है, इसमें सबसे बड़ी आर्ट है जीवामृत बनाने में कि मिट्टी का कलेक्शन, मिट्टी कहाँ से लाई गई है। अगर मिट्टी अच्छी है तो जीवामृत अच्छा बनेगा। चलिए, अब मैंने ये बोला कि जीवामृत नेचुरल फार्मिंग चूंकि करना है, क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए, सुनना, अभी ये थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये मेरा खेत है, ये आपका खेत है, 1 हेक्टेयर का खेत है, 1 हेक्टेयर का खेत है। अब कई बार वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि अच्छी उपज के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद डालिए। किसान ने कहा ठीक है, कितना डालें? तो 100 कुंटल वो गोबर की खाद डालाया। इस खेत की हिस्ट्री है कि अगेन अगेन ये हर साल इंसेक्टिसाइड डाल रहा ज़मीन में, तो यहाँ माइक्रोब्स नहीं है। अब इसको गोबर की खाद का और बता दिए, गोबर की खाद डालो। गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है, फसलों का अवशेष यहाँ रिटर्न करना बहुत ज़रूरी, कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी, ग्रीन मैन्योरिंग बहुत ज़रूरी। लेकिन इसके बावजूद भी एक किसान कहता है हमने 100 कुंटल गोबर की खाद डाली थी लेकिन मुझको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में जितना डालना था उतना ही डाला। लेकिन इस साल तो हमने चूँकि 100 कुंटल गोबर की खाद डाला था तो हमको ज़्यादा उत्पादन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिलेगा। कारण क्या है मित्र?
कोई भी फसल, कोई भी फसल गोबर नहीं खाती। ये गोबर बायोमास जब 2 महीना नमी की दशा में रहेगा तो बायोमास के बाद एक कार्बन में बनेगा। एक पदार्थ सफ़ेद रंग का है, पीले रंग का है, ग्रीन कलर का है। जब वो नमी की टच में 50-55 दिन रहता है, 20% मॉइस्चर के आसपास उसके अगल बगल रहता है, तो वो ब्लैक कलर को हो जाता है। जब कोई पदार्थ ब्लैक कलर का होता है तब वो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, तब ये सूक्ष्म जीवाणु इस पर अपना वर्क करते हैं। तो फसल ना तो आपका कार्बनिक पदार्थ खाती है, ना कार्बन खाती है। जब खेत में कार्बन होता है तो इसको सूक्ष्म जीवाणु ये खाते हैं। ये खाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती, किसी की 4 घंटा है, 8 घंटा है, 12 घंटा है, 20 घंटा है। तो ये खाते हैं, बढ़ते हैं और ये मरते हैं। तो जब ये मरते हैं तो इसका नाम होता है जीवांश। फसलों का मुख्य भोजन ये है जीवांश। अब जब जीवांश फसल को मिलेगा तो आपको फर्टिलाइजर घटा देने हैं। कितने घटाने हैं ये भी मैं बता दूँ। बेसिकली नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना है कि नाइट्रोजन यूरिया के रूप में जब हम देते हैं तो एक ऐसा पदार्थ है कि पानी अगर खेत में भरा है, नमी खूब है, वाटर नीचे सीपेज हो रहा है, तो नाइट्रोजन चूँकि घुल गई पानी में तो रूट ले भी रही है और पानी सीपेजों के नीचे भी जा रहा है। तो जितना नाइट्रोजन पानी में घुली थी और उस पानी की जितनी मात्रा रूट जोन से नीचे खिसक गई, वो नाइट्रोजन नीचे चली गई। फिर एक वक्त आया कि खेत सूख गया। जब खेत सूख जाता है तो वो यूरिया में जो नाइट्रोजन थी वो इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नाइट्रोजन का स्थायी जो मूल स्रोत है वो बारिश का पानी है या कार्बन है। कार्बन में जो नाइट्रोजन है वो खेत में बनी रहती है, अदरवाइज यूरिया वाली तो सब उड़ जाती है। लेकिन आपने सुना है डीएपी, जिससे आजकल डीएपी की मारामारी चल रही। डीएपी, इसकी बहुत मारामारी चल रही। फास्फेट है, नाइट्रोजन भी है, फास्फेट है, बट ये फास्फेट का वो है फर्टिलाइजर, फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। फास्फेट के बारे में बहुत बार आपको बताया गया। फास्फेट है, पोटास है, जिंक है, ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं करते, ये जहाँ पड़ जाते हैं बस वहीं थोड़े से एरिया में रहते हैं। और इनकी एक साइंस ये है कि अगर किसी खेत में, इस खेत में आपने 60 केजी फास्फेट डाला है, डीएपी तो डालेंगे आप तो 120 केजी, लेकिन जो फास्फेट का तत्व है वो 60 केजी है। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि इसकी 30% मात्रा पौधा यूज करता है और 70% मात्रा वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। तो जब हम ये कहते हैं कि किसान अगर जीवामृत सही से बना ले और समय से डाल दे तो फिर उसको कभी जीवन पर्यंत, साइंस की भाषा में कहें तो अगर कोई किसान 60 किलो 20 साल से डाल रहा है तो 60 किलो में 20 किलो यूज हो रही है, तो 40 किलो 20 साल में 40 किलो के कितना है, मतलब 1 साल में 40 किलो, 10 साल में 4 कुंटल, 20 साल में 8 कुंटल। 8 कुंटल इस 1 हेक्टेयर ज़मीन में अभी फास्फेट अघुलनशील अवस्था में डंप है। राजस्थान के और पंजाब के बहुत सारे किसान इस फास्फेट को उपयोग में लाने के लिए 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग इसको निरमा डाल करके, नमक डाल करके उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो विधा प्राकृतिक नहीं है। ये जो जीवामृत के जीवाणु हैं, इनका फंक्शन ये है कि हर मॉलिक्यूल को तोड़ना। तो फास्फेट का जो मॉलिक्यूल अघुलनशील अवस्था में पड़ा है, ये जीवामृत के जीवाणु उसको डिजॉल्व कर देते हैं और फसल को मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक सोची समझी साइंस है कि आगे किसान को कभी अब फास्फेट देने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कहता हूँ, नाइट्रोजन देनी है। तो कई लोग हमारे कहते हैं सुशांत साहब आपकी ये प्राकृतिक खेती कैसे हुई, यूरिया तो आप डलवा ही रहे हैं। मैंने कहा सुनो, ऑल ऑफ सडन नेचुरल फार्मिंग में नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि छोटे छोटे किसान है, अगर उसकी उत्पादन गिर गया तो बेचारा क्या खाएगा, क्या बेचेगा।
मुझे मालूम है नत्रजन यूरिया देना भी प्राकृतिक खेती का विषय नहीं है, यूरिया बंद करना है, लेकिन कब बंद होगी यूरिया? जब इस खेत में जो कार्बन 3% है ना, जब ये बढ़ करके 0.6, 0.7, 0.8% जाएगा तो ये यूरिया देने का प्रचलन कम हो जाएगा। तो इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल किसान को लगेंगे, और वो भी तब जब किसान फसलों के अवशेष को आग नहीं लगाएगा, मेड़ पर नहीं रखेगा, बेचेगा नहीं, फेंकेगा नहीं, जलाएगा नहीं, तब। चलिए, तो जीवामृत क्या है आपने समझा कि असंख्य प्रकार के जीवाणु जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो मेरे खेत में पेस्टिसाइड डालने के कारण ख़त्म हो गए, उनको जंगल की मिट्टी से ला करके एक ड्रम में मिट्टी डाल करके चीनी या आटा या गुड़ खिला करके उनको मल्टीप्लाई करना, उसको कहते हैं जीवामृत। क्यों जरूरी? जरूरी इसलिए है क्योंकि जीवाणु जमीन को कहते हैं ये जिंदा पिंड है, लिविंग पिंड है, सॉइल। अगर ये सॉइल लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, तो समझ लीजिए कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकती। फिर यहाँ की फिजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी नष्ट हो जाएंगी। और एक ही उदाहरण बताता हूँ कि CN रेशियो होना चाहिए 10:1। वैज्ञानिकों की भाषा में CN रेशियो होना चाहिए 10:1। मतलब अगर 10 हिस्सा कार्बन है तो उससे 1 हिस्सा न्यूट्रिशन निकलना चाहिए। आज ये क्या है, 10 हिस्सा जो कार्बन है उससे 0.3 हिस्सा न्यूट्रिशन निकल रहा है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है कि पौधों को उतना रसायन नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है। जब हम ये जीवाणु डाल देंगे जीवामृत, तो ये जो कार्बन है, जीवाणु इसमें फंक्शन करेंगे और ये जो 0.3 निकल रहा था ये फिर प्रॉपरली 0.3 की बजाय 1 निकलेगा। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि जीवामृत डालना प्राकृतिक खेती नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो कार्बन की वैल्यू थी, अब जीवाणु यहाँ खाने वाले पहुँच गए तो ये कार्बन की वैल्यू यहाँ कम होने लगेगी। इसलिए कार्बन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी हमको प्रयास करते रहना है। तो जीवामृत क्यों जरूरी? इसलिए जरूरी कि मेरे खेत में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा है वो विघटित हो जाए, जीवांश में कन्वर्ट हो जाए, फसलों को प्राप्त हो जाए। फसलों को इसलिए प्राप्त हो जाए, सुनना मित्र, एक और यहाँ पर छुपी हुई बात है। आज देश का हर व्यक्ति कहता है कि अब किसी भोजन में, रोटी में, दाल में, सब्जी में वो टेस्ट नहीं है जो होना चाहिए था। स्वाद क्यों चला गया? क्योंकि पौधे को 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। 17 में 3 जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तो मिल गए क्लाइमेट से। नत्रजन आपने दे दी, फास्फेट आपने दे दिया, तो 3 और 5, 17 में से 5 दिए, 12 के बारे में अभी कोई सोच ही नहीं रहा। ये 12 के 12 जीवांश में उपलब्ध है। जीवाणु जब मरेंगे तो कार्बन खाएंगे, कार्बन में सब कुछ था, तो ये 12 उपलब्ध होंगे, तब भोजन में स्वाद आएगा, तब भोजन की पौष्टिकता बढ़ेगी। भोजन की पौष्टिकता का एक सीधा प्रमाण दे दूं कि आज आधी आबादी से अधिक लोग, यानी हमारे देश में 60-70 करोड़ लोग सप्लीमेंट्री फूड ले रहे हैं। सप्लीमेंट्री फूड का मतलब है कोई जिंक की गोली ले रहा है, कोई आयरन की गोली ले रहा है, कोई मैग्नीशियम की गोली ले रहा है, कोई कैल्शियम की गोली ले रहा है। मित्र, ये आदमी को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत क्यों पड़ी, पौधों को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सीधी सीधी बात है, सॉइल में वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। इसलिए जीवामृत डालना बहुत ज़रूरी। कैसे बनेगा मैंने बता दिया कि या तो आप झांसी से मेरे यहाँ से फ़ोन करके आइए, मेरे यहाँ से जीवामृत ले जाइए, फ्री मिलता है, या जंगल जाइए, जंगल की मिट्टी से, अच्छे जंगल में जाइए, वहाँ की अच्छी मिट्टी कलेक्ट करके लाइए, ड्रम में डालिए, बना लीजिए। कितना प्रयोग करना है? ये जो जीवामृत मैंने बताया यहाँ पर कि जब जीवामृत आपका बन गया तो इसकी 1 एकड़ में केवल 20 लीटर मात्रा, 1 एकड़ में केवल और केवल 20 लीटर जीवामृत चाहिए। अब वो गौमूत्र वाले जीवामृत में क्या कहते हैं, एक ड्रम बनाइए, खेत में ले जाइए, पानी की नाली से बहाइए, फिर आइए, फिर बनाइए, दूसरी सिंचाई में फिर बहाइए, फिर आइए। कितना झंझट का काम है। क्या कहते हो, केवल 20 लीटर डालना कैसे?
कितना प्रयोग करना है? 20 लीटर प्रयोग करना है। कब प्रयोग करना है? फसल की बुआई के पहले। ध्यान रखना, जीवामृत में जो जीवाणु है मित्र, उनके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कुछ नहीं है। वो तो एक गृहिणी है, जैसे हम लोगों के घर में हमारी माताएं बहनें हैं जो भोजन बनाती हैं, किचन में कुछ सामान रखा होता है। अब गृहिणी है तो भोजन बना देगी, अगर गृहिणी नहीं है तो सामान रखा रहे, भोजन नहीं बनेगा। तो खेत में चूंकि कुछ ना कुछ कार्बनिक पदार्थ, कार्बन पड़ा है, तो ये जब जीवामृत आएगा तो ये उससे भोजन बनाएगा। इसके पास अपना कुछ नहीं है, तो बनाने के लिए वक्त तो देना है। इसलिए मैंने कहा कि फसल की बुआई के पहले जब आप पलेवा करेंगे, पानी भरा है तो 20 लीटर लेंगे, 1 एकड़ में 40 जगह आधा आधा लीटर फेंक आएंगे, पानी के साथ हिल डुल करके सब जगह पहुंच जाएगा। कोई कहता साहब पलेवा नहीं करनी, मुझे चना बोना है, वोट आ गई है, कोई बात नहीं। तो इस 20 लीटर की मात्रा को 100 किलो सूखे हुए गोबर में मिलाएंगे। 20 लीटर मात्रा 100 किलो सूखा गोबर की खाद। सूखा शब्द मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि गीला अगर होगा तो 20 लीटर मिलाएंगे, इसमें तो पहले से गीला था, अब और गीला हो गया तो इसको बिखेर नहीं पाएंगे। सूखा होगा 20 लीटर मात्रा मिलेगी, 20% मॉइस्चर, तो आप खेत में बिखेर सकते हैं और खेत को बिखेरने के बाद जुताई करके मिला देंगे। इस माइक्रोब्स को खुला धूप में नहीं छोड़ना, खेत में जैसे ही बिखेरें जुताई कर दें ताकि ये मिट्टी के नीचे मॉइस्चर, नमी की दशा में। माइक्रोब्स का एक और चीज़ है मित्र, ये ड्राई अवस्था में रह ही नहीं सकता, मर जाएगा, बर्बाद। इसका सारा का सारा फंक्शन, अगर जो कार्बन, मैंने कहा कार्बन खाता है, कार्बन में अगर मॉइस्चर है तभी खा पाएगा, और मूवमेंट इसका मॉइस्चर के थ्रू ही होना, इसलिए ड्राई सॉइल में नहीं डालना। ये विषय हो गया। कैसे बनता है प्रयोग बता दिया, कितना प्रयोग करना है, 20 लीटर करना है, कब प्रयोग करना है, फसल की बुआई रोपाई के पहले प्रयोग करना है। इसके लाभ क्या होने वाले हैं? लाभ से पहले बता दूं सावधानियां क्या रखनी। एक किसान है, ये ड्रम में जीवामृत बनाया, उसको बनाना था 50 लीटर, मैंने कहा 200 लीटर के ड्रम में बनाना। वो आलस कर गया कि चलो 50 लीटर बनाना। एक छोटे से डब्बे में, छोटे से ड्रम में बनाया। उसकी यहाँ गाय बंधी थी, भैंस बंधी थी, बकरी बंधी थी। कई बार गाय को, भैंस को, बकरी को समय से पानी नहीं मिला और उसने रस्सी तोड़ दी, तो उसको पानी उसकी नज़र में तो पानी है और जीवामृत मैच्योर हो चुका है, इसमें माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उस पानी पी लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पिएगी, 2-4 घूंट मारेगी, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि ये पीने लायक नहीं है तो छोड़ देगी। लेकिन जितना भी अगर लीटर पावर भी पी गई तो मैं बता दूं कि वो भैंस या वो गाय या वो बकरी मरने के चांस हैं। अब कई लोग कहेंगे तो ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कुछ नहीं, सावधानी है। जैसे अभी 4 साल पहले जब कोरोना फैला था तो आपको अस्पताल गए तो कोवैक्सीन की कितनी डोज लगाई गई? आधा ml। थोड़ी सी सिस्टर सिरिंज में भरती थी, मात्र आधा ml, और ऐसे लगाती थी। उसके बावजूद भी वो, चाहे वो, उसको पता था कि फीवर आ सकता है, एक डोलो देती थी। कल्पना करिए कि अगर किसी इंसान के शरीर में 10 ml कोवैक्सीन की डोज लगा दी जाए तो मैं बता दूं कि वो बस 24 घंटे के अंदर मर जाएगा। एंटीबॉडीज का होना जरूरी है, लेकिन बस उनकी लिमिट भी है कि कितना होना जरूरी है। हालांकि ये माइक्रोब्स किसी लिविंग टिश्यू को नहीं खाते, इनका काम है ड्राई और कार्बन को खाना। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल लागू होता है कि मरता क्या ना करता, अब वो किसी पशु के स्टोमक में चला गया तो आंतें खा जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी, मैं अक्सर कहता हूँ ड्रम हमेशा मैं कहता हूँ कि ड्रम हमेशा 200 लीटर का ही लेना है। अब कई किसान सोचते हैं अरे यार ये सचान साहब क्या पागलपन की बातें करते हैं, जब हमको 85 लीटर बनाना है तो 200 लीटर का ड्रम क्यों लें? समझिए मित्र, 200 लीटर का ड्रम का मतलब इतनी हाइट का है और वहाँ इजीली किसी के अप्रोच में नहीं है। दूसरा मैं कहता हूँ इसको बोरे से, टाट से ढक के रखना है, इसको छाया में रखना है।
एक बार जीवामृत का ड्रम अगर कंप्लीटली बन गया फिर धूप में पड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी पावर है। ड्रम हमेशा जून के महीने में धूप में पड़ा रहेगा, बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ड्रम को टच करेंगे, ठंडा मिलेगा, कोल्ड मिलेगा। हमारे यहाँ जब कभी कोई किसान खेत में आता है तो कहता है साहब इसमें बर्फ़ डालिए क्या। जिस समय 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, उस समय अगर ड्रम में आप पानी डालें, हाथ डालेंगे जीवामृत के, तो आपको लगेगा जैसे उसमें बर्फ़ डाली गई है। कारण क्या, बफरिंग का काम करता है। ग्लोबल वार्मिंग जो आज हो रहा है उसका रीज़न है कि हमारे देश की कृषि योग्य भूमियों से माइक्रोब्स का नष्ट हो जाना। लाभ क्या हैं, तो लाभ मैं बताता हूँ मित्र। इसके जितने लाभ हैं इतने लाभ हैं कि लाभ मुझे भी नहीं पता, मैं गिना भी नहीं सकता हूँ। जब लाभ की बात करता हूँ तो ऐसे समझना कि मैंने एक तो बताया कि नाइट्रोजन को छोड़ करके कोई भी फर्टिलाइजर आपको देना ही नहीं, पहला लाभ। चूँकि ये कार्बन को चाट करके जीवांश में बदलेंगे। दूसरा लाभ, ये कंसोर्सिया जो है इसमें नाना प्रकार के कितने कितने प्रकार के कैसे कैसे माइक्रोब्स हैं जो सॉइल बोर्न डिजीज होती ना, भूमि जनित बीमारियां। आज सब्जी का ग्रोवर सबसे ज़्यादा परेशान है बेचारा। 1 एकड़ में टमाटर लगाता है 50,000 का पेस्टिसाइड डाल देता है। मिर्च लगाता है 70,000 का, 1 एकड़ में 70,000 का पेस्टिसाइड डाल देता है सब्जी का ग्रोवर। जब फ्रूट के केस में जाते हैं ना, नासिक में अंगूर की और हिमाचल में सेव की और केले की खेती जहाँ होती है, सेव के बागान वाले 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं। 2.5 लाख से ऊपर अंगूर वाले डाल रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि मैं सब्जी खाता हूँ स्वस्थ रहने के लिए, फल खाता हूँ स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आज तो मनुष्य खेती में लाभ के चक्कर में दुनिया भर को जहर परोस रहा है, और जहर मैं खुशी खुशी खा भी रहा हूँ। पूरे देश को पता है कि भोजन में इतने ज़्यादा जहर हैं। देश में 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड खर्च होता है हर साल। 7 लाख करोड़, यानी कि देश का जो कुल कृषि उपज का मूल्य है वो 22 लाख करोड़ है। यानी 30%, मेरे भोजन में 30% पेस्टिसाइड हैं। वो चाहे हवा के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे भोजन के माध्यम से। अब इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड लेने के बाद इंसान क्या करेगा? बीमार नहीं होगा तो क्या करेगा? डिप्रेशन में नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा? तो प्राकृतिक खेती इसलिए करनी है कि मित्र मुझे मनुष्यता को, मानवता को जिंदा रखना है। और मनुष्यता को कौन जिंदा रख सकता है? प्रकृति। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति। आज की जो खेती है आधुनिक रसायन आधारित, उसमें क्या, उसको प्रकृति का किसी को कोई परवाह नहीं। धरती बंजर होती है, बंजर हो जाए। जंगल नष्ट होते हो, जंगल नष्ट हो जाएं। जीवाणु मरते हैं, जीवाणु मर जाएं। हमको पैसा मिलना चाहिए। सबके जेहन में फर्टिलाइजर बनाने वाले, बेचने वाले, पेस्टिसाइड बनाने वाले, बेचने वाले, कृषि यंत्र बनाने वाले, बेचने वाले, सारा का सारा दुनिया जो है ना सोचती किसान को कैसे कैसे मैं ये चीज़ें गुमराह करके उसको बरगला करके बेच दूँ, उसको लालच दे के बेच दूँ। और किसान भी लालच में आ गया। तो क्या हुआ कि जो कृषि उपज हो रही है वो किसान भी खा रहा है, उसके बच्चे भी खा रहे हैं, वो बेच रहा है, तो पूरा समाज खा रहा है। पूरा समाज जो है ना, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है। हर व्यक्ति को, आप कल्पना करना, ये जो आधुनिक कृषि तकनीकी है ना, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों को नहीं बख्श रही। कई बार तो आपने सुना 3% बच्चे जो पैदा होते हैं उनके दिल में छेद है। बताइए कि नई प्रकार की बीमारी आ गई, दिल में छेद है। अरे बाप रे बाप। 7 साल की उम्र में चश्मा लग गया, 22 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, 28 साल की उम्र में डांस कर रहा था बेचारा अपने भाई की शादी में और हार्ट अटैक हो गया। ये सब लोग, हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कागज़ का नोट इतना प्यारा, इतना प्यारा है कि कागज़ के नोट के आगे तो मानवता बिल्कुल शर्मसार हो रही है। मुझे उम्मीद है कि ये जो जीवामृत के बारे में मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।